हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम कर रहे हैं एनएफएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये यूजी वालों के लिए है, ये मैं पहले बता दे रही हूँ। जितने भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई करा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, बाकी और किसी कोर्स वालों के लिए नहीं है। तो प्लीज आप लोग जो भी सिर्फ यूजी वाले बच्चे हैं वही इस वीडियो को देखिएगा। साथ ही में अगर आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस वाले भी हैं ना, तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बायो के और साथ में फॉरेंसिक साइंस के दोनों के ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर जो है लगाए हुए हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस और किसी भी फील्ड के लिए ये वीडियो हेल्पफुल नहीं रहने वाला है, सो मैं नहीं बोलूंगी कि आप सब लोग देख लेना। तो जितने भी यूजी वाले हैं फॉरेंसिक साइंस वाले और पीजी एमएससी फॉरेंसिक साइंस वाले वो ये वीडियो देख सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक और चैनल है प्रियांशी जैन बायोलॉजी के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपको सारे अपडेट्स इसी चैनल पर मिलते हैं। एंड आपको यहाँ पर यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस के भी लेक्चर्स मिलते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। भाई प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? न्यूक्लियस? नहीं, न्यूक्लियस तो नहीं करता। गोल्जी अपैरेटस भी नहीं करता। लाइसोसोम भी नहीं करता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो करता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस है, टफ नहीं है, क्योंकि यूजी लेवल का एग्जाम है तो आपसे बहुत टफ नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर है, प्रोटीन बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज, वो प्रोसेस, प्रोटीन नहीं, द प्रोसेस, यहाँ प्रोटीन नहीं होगा, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो 10th क्लास के बच्चों का क्वेश्चन लग रहा है, आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस तो हैं इस वाले वीडियो में। देखो हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो है इजी भी आएंगे, आपको बेसिक लेवल भी आएगा, आपको जो है हार्ड लेवल भी आएगा। ठीक है, इजी मीडियम हार्ड हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे क्या है इतना इजी सा है, पर ये भी आपसे पूछते थे। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को इजी पार्ट नहीं पता होता है, टफ पार्ट तो हम पढ़ के चले आते हैं, इजी पार्ट हम स्किप कर जाते हैं, तो ऐसा मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें से कौन है? तो इसका आंसर है राइजोबियम। जो होता है राइजोबियम आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 51 क्यों दिख रहा है? 51 इसलिए दिख रहा है क्योंकि पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 2 हमने करा है और हम पार्ट 3 कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है नंबर 1 2 3 नहीं लिखा है, मैंने उसके कंटिन्यूएशन में ही क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग is responsible for transport water nutrients in plant। वाटर, भाई वाटर ट्रांसपोर्ट करने में क्या हेल्प करता है? आपका जाइलम हेल्प करता है। वैसे तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जो है हेल्पफुल होते हैं, पर ये मेनली फूड के लिए होता है और ये आपका वाटर के लिए होता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको ऐसा लिखा हो वाटर प्लस फूड न्यूट्रिएंट्स ऐसे करके लिखा हो और ऑप्शन में हो आपका बोथ ए एंड बी, तो आप जो है बोथ ए एंड बी लगा के आओगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, जल्दी जल्दी में कोई भी गड़बड़ करके मत आना। Next question is the process by which water molecules move from an area of higher concentration to the area of lower concentration through a semi-permeable membrane। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, semi-permeable membrane जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहे हैं आपके मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या होगा? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या एंडोसाइटोसिस। तो वो भी आंसर सिंपल सा है, ऑस्मोसिस। देख रहे हो आपके बायो के क्वेश्चंस जो हैं वो 11th 12th लेवल के ही हैं और बहुत ही बेसिक हैं, ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is responsible for production of bile juice? बाइल जो जूस होता है वो कहाँ बनता है? ह्यूमन बॉडी में। बाइल जूस लिवर में बनता है, सबको पता है। गल ब्लैडर में नहीं बनेगा, स्प्लीन में नहीं बनेगा, पैनक्रियास में नहीं बनेगा। बाइल जूस जो है वो लिवर में बनता है। ठीक है, और ये किस चीज में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड
लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रेनल या फिर लिवर? तो अब यहाँ पे सोच रहे होगे कि लिवर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो तीनों ग्लैंड्स दी हुई हैं, तो लिवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड, लिवर भी ग्लैंड है, ठीक है, लिवर जो है वो ग्लैंड है और ये ही लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन डेफिनेटली हो सकता है, इसलिए आंसर ध्यान रखना, लिवर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्लैंड। Next question, which of the following is functional unit? Which of the following is functional unit of kidney responsible for filtration of blood? Blood के filtration के लिए कौन सी unit responsible होती है? तो यहाँ पे नेफ्रॉन जो होते हैं वो responsible होते हैं। Clear? Next question 56. In humans, the primary sex determination is governed by the presence or absence of. Sex determination आपके किसकी presence और absence से पता चलता है? टेस्टोस्टेरोन नहीं, ईस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं, ये तो हॉर्मोन्स है। इनसे आप सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हो? वो होता है वाई क्रोमोसोम। देखो दो होते हैं, XX या XY, ठीक है। तो अगर XX है, अगर XX है तो या XY है तो, ठीक है, XX है तो फीमेल हो गई आपकी और XY है तो आपका मेल हो गया। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन के लिए Y रिस्पॉन्सिबल हुआ ना, Y, तो यहाँ पे Y क्रोमोसोम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is responsible for transmission of genetic information from one generation to next? जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस चीज से ट्रांसफर होती है? तो वो होता है DNA, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर देखो, अगर ऑप्शन में DNA RNA और यहाँ पे बोथ A एंड B होता है तो आप बोथ A एंड B लगा सकते हो, क्योंकि किसी में RNA भी होता है। यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, पर अगर DNA और RNA में ही ऑप्शन दिया है तो फिर DNA लगेगा, नहीं तो DNA और RNA दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a primary purpose of forensic science? Forensic science का primary purpose क्या नहीं है? Identifying and apprehending suspect, analyzing evidence, भाई हम analyze तो करेंगे, ये तो हमारा काम ही है, हम analysis कैसे ना करें। इसके बाद में determine the guilt of innocence of the suspect, और तीसरा लास्ट ऑप्शन है providing legal advice to प्रोसिक्यूटर्स, तो हम लीगल एडवाइस भी देते हैं। और तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है आपका, ये बताओ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि आप क्या करोगे। हमारा काम आइडेंटिफाई तो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम गिल्टी है या इनोसेंट है सस्पेक्ट, ये हमारा काम नहीं है, ये जज का काम है। जो कोर्ट में जज बैठा हुआ है, ये कोर्ट में जज का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम बता सकते हैं कि हाँ ये सस्पेक्ट है, ये इस पे हमें शक है, पर हम ये नहीं बता सकते, इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि गिल्टी है या इनोसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टेक्निक यूज्ड फॉर फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन? फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन में सबसे कॉमनली कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? तो फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम डीएनए प्रोफाइल तो करेंगे नहीं, ब्लड टाइपिंग तो करेंगे नहीं, बैलिस्टिक का तो काम ही नहीं है, तो रिज पैटर्न ही देखेंगे ना, रिज कैरेक्टरिस्टिक्स का ही कंपैरिजन करेंगे। तो आंसर क्या हुआ? देखो फिंगरप्रिंट में जिनको कोई आइडिया नहीं है ना, अभी जो नॉन फोरेंसिक बैकग्राउंड से हैं या अभी अभी बेटा आप 12th पास करके आ रहे हो और आपने भरा हुआ है ना फॉर्म, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि रिज पैटर्न क्या होता है। रिज पैटर्न जो आपकी फिंगर्स होती हैं, तो आप अपने फिंगर्स में पैटर्न देखोगे कुछ इस तरीके से, जो है किसी का ऐसा पैटर्न होगा, फिर आपका किसी का इस तरीके का ये होगा, यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट पैटर्न है, दिस इज नॉट रिच पैटर्न, बता दूं ये फिंगरप्रिंट पैटर्न हो गया, ठीक है। और हो सकता है किसी का इस तरीके का पूरा हो, और भी तरीके के पैटर्न्स होते हैं, किसी का ऐसा पैटर्न हो सकता है, दिस इज आर्क, ठीक है, ये पैटर्न हो। इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है ना, तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फिंगरप्रिंट के नाम से, उसको आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आपको बेसिक फोरेंसिक साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसमें आपका फिंगरप्रिंट भी आता है, तो पढ़ लेना एक बार उनको अच्छे से। तो देखो रिज पैटर्न क्या होता है, अब आपकी ये जो रिजेस है ना, जब हम इनको माइक्रोस्कोप लेके ध्यान से देखेंगे ना, जब माइक्रोस्कोप लेके, तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखेंगे। हो सकता है रिज में इस तरीके से आइलैंड पैटर्न हो, बाइफर्केशन हो सकता है ये ट्राइफर्केशन हो, ब्रिज पैटर्न हो, इस तरीके के पैटर्न आपको इनके अंदर देखने मिलते हैं, जहां हम इनको क्लोजली जो है माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, ठीक है, या फिर हैंड लेंस लेके हम इसको जब देखते हैं। माइक्रोस्कोप पे आप उंगली निकाल के तो रख नहीं सकते हो, पर अगर हमें कहीं ग्लास के ऊपर, कांच के ग्लास के ऊपर पैटर्न मिला है, हमने उस पैटर्न को जो है उसको हमने आइडेंटिफाई करके स्टोर कर लिया, तो फिर हम उसको कंपैरिजन करते हैं, तो इस तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं।
समझ में आ गया? ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ लेना। Question number 60. What is the process of using dental record to identify human remains called? देखो, जब हमें कहीं पे भी ऐसा कोई केस होता है जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, हड्डियां मिली हैं या पता चला हमें सिर्फ दांत मिले हैं, क्या मिले हैं, हमें सिर्फ दांत मिले हैं, कुछ दांत हैं, या हो सकता है पूरा का पूरा जो ये होता है बत्ती सी जो है वो मिल गई हो, ये मिला हो, तो अब इसको हम आइडेंटिफिकेशन जो हम करते हैं दांतों की, जो टीथ की हम जो स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, हम उसे बोलते हैं फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? ओडोंटो। ओडोंटो मतलब होता है आपका टीथ। क्या होता है आपका? ओडोंटो मतलब टीथ, तो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। बैलिस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं आपका फायर आर्म्स जो होते हैं ना, जितने भी एम्यूनिशंस, फायर आर्म, इनकी हम स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी मतलब कि इंसेक्ट की स्टडी करना। और ब्लड स्पैटर एनालिसिस, ब्लड स्पैटर का मतलब क्या होता है? जैसे जब क्राइम सीन पे गए हैं तो जो खून के निशान जो हमें मिल रहे हैं कुछ इस तरीके के हैं, या बॉडी को खींच के ले गए हैं तो पूरे में इस तरीके के निशान बने हुए हैं, तो वो ब्लड स्पैटर एनालिसिस अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The study of insect and their behavior in relation to criminal investigation। देखो, अब भी मैंने जस्ट बताया था कि हम इंसेक्ट की स्टडी एंटोमोलॉजी में करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है? पैथोलॉजी में ब्लड का यूज है भाई, फोरेंसिक पैथोलॉजी। ब्लड से फिर जो भी आपका मिलेगा, प्लाज्मा मिला है, सीरम मिला है, जो कुछ भी मिला है, तो वो इसकी स्टडी की जाती है। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी पहली बात किस चीज से डील करती है? एंथ्रोपोलॉजी आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, अगर हमें हड्डियां मिली हैं, बोन्स मिली हैं, तो वो, अगर कोई हमें एंशियंट स्ट्रक्चर मिला है, एंशियंट चीजें मिली हैं, वो। फिर टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो टॉक्सिकोलॉजी सिर्फ पॉइजन्स से डील करता है, जहर, किसी भी तरीके का जहर हो सकता है, पॉइजन्स, ऑल टॉक्सिन्स, सारे टॉक्सिन्स से डील करता है। क्लियर? देखो, यहाँ पे आपको इंसेक्ट का पूछा गया था पहले, लेकिन हो सकता है इस बार आपसे कुछ और पूछ लें, इसलिए मैंने बाकी का भी एक्सप्लेन कर दिया। Next, what type of evidence is considered the most reliable for identifying an individual? सबसे ज्यादा रिलायबल क्या होगा? फिंगरप्रिंट, हेयर सैंपल, एविडेंस या फुटप्रिंट? सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे यूनिक क्या होता है? फिंगरप्रिंट भी यूनिक होता है, डीएनए भी जो है वो यूनिक होगा डेफिनेटली, क्योंकि यूनिक जो है, यूनिक का मतलब क्या है? डीएनए आपके पूरा, आपका डीएनए जो है आपके फैमिली से मैच कर रहा है। यूनिक का मतलब ये कि ऐसा यूनिक नहीं कि आपका आपकी फैमिली का अलग अलग होगा। तो डीएनए जो है ये भी एक अच्छा वो जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हो सकता है। इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट्स। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिलायबल क्या होगा टू फाइंड एन इंडिविजुअल, तो वो होगा आपका फिंगरप्रिंट। ठीक है, फिंगरप्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following technique is used to determine the age of skeletal remain? skeletal remain की एज आप फाइंड करने के लिए कौन सा इसमें से जो है टेक्निक आप करोगे? डीएनए प्रोफाइलिंग। तो हम डीएनए प्रोफाइलिंग से एज पता नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। फिंगरप्रिंट से भी हम कभी एज पता नहीं करेंगे, ब्लड टाइपिंग से भी नहीं करेंगे। तो आंसर है रेडियो कार्बन डेटिंग जो टेक्निक होती है, इससे हम एज का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the study of chemical composition and substances found in crime scene। अब केमिकल्स मिले हैं हमें किसी तरीके के, तो हम उनकी स्टडी कहाँ करेंगे? एंटोमोलॉजी में? नहीं, ये तो इंसेक्ट की स्टडी है। एंथ्रोपोलॉजी में? ये तो हम इसमें हड्डियां और जो हमें एंशिएंट कोई ऑब्जेक्ट मिला है, अगर कोई चीज मिली है तो वो। सीरोलॉजी में हम ब्लड से डील करते हैं, सीरोलॉजी मतलब ब्लड की बात है। तो यहाँ इनने बोला है कि केमिकल सब्सटेंसेस है, केमिकल कॉम्पोजिशन, तो हम उसको टॉक्सिकोलॉजी में भेजेंगे। मोस्टली ना कई बार क्या होता है कि जो डिविजन्स होते हैं ना, तो फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी कंबाइंड भी होते हैं डिविजन्स फोरेंसिक लैब्स में कई बार। ठीक है, कई बार अलग अलग भी होते हैं, तो इसमें यहाँ पे केमिस्ट्री का तो ऑप्शन है नहीं। हाँ, अगर केमिस्ट्री का ऑप्शन होता तो आप केमिस्ट्री चूज करते, पर टॉक्सिकोलॉजी ही है सिर्फ, तो टॉक्सिकोलॉजी आंसर होगा। Next question, which of the following is used to analyze the trajectory and impact of bullet in a shooting incident? अब आपका शूटिंग इंसिडेंट है, ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री एंड इम्पैक्ट ऑफ बुलेट देखना है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही समझ में आ रहा है? फायर आर्म्स। फायर आर्म, बुलेट, भाई बंदूक से बुलेट निकली है, ये बुलेट मिली है, इस बुलेट का हमें ट्रेजेक्ट्री मतलब कि किस तरीके से ये यहाँ से ऐसी गई है,
ये ट्रेजेक्ट्री है। फिर इम्पैक्ट ऑफ बुलेट, अगर किसी को बुलेट लगी है तो उसका क्या कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ से जाके बाहर आ गई है या सिर में ही रह गई है, व्हाटएवर, ठीक है, जो जैसा भी है, तो वो आपको देखना है। तो वो ये करोगे, डीएनए कैसे करेंगे, डीएनए एंटोमोलॉजी भी नहीं, एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं, बैलिस्टिक एनालिसिस ही करेंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाले हैं। तो ये जो बीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इनके लिए, क्योंकि आपने भी पढ़ा नहीं है, आपको ये टफ लग रहा होगा, बट अगर कोई फॉरेंसिक साइंस थोड़ा बहुत अगर आपने स्टडी कर लिया तो आपको टफ नहीं लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्प्रेशन एविडेंस। देखो इम्प्रेशन एविडेंस मतलब समझ लो पहले 3D प्रिंट्स होते हैं। 3D जो भी प्रिंट होते हैं, जैसे टायर मार्क मिला है, शू प्रिंट मिला है, और क्या बोल सकते हैं, इम्प्रेशन एविडेंस होते हैं, शू प्रिंट मिला, टूल मार्क मिला, किसी हथौड़े से कुछ तोड़ा गया तो टूल का मार्क मिलेगा, तो ये इम्प्रेशन मार्क होते हैं। फुटप्रिंट, शू प्रिंट, तो ये सब, टायर प्रिंट ट्रैक भी आपका क्या है, इम्प्रेशन मार्क है, शू प्रिंट भी आपका इम्प्रेशन मार्क है, टूल मार्क भी आपका इम्प्रेशन मार्क है। तो बोल रहे नॉट द टाइप, तो इम्प्रेशन मार्क क्या नहीं होगा, तो वह ब्लड स्पैटर। आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा ब्लड स्पैटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। सब क्वेश्चन बोल रहा है द एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन ऑफ हैंडराइटिंग सैंपल। अब जो कभी कभी क्या होता है ना, हमें जैसे मान लो सबसे ज्यादा हैंडराइटिंग कंपैरिजन किसमें किया जाता है, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं ना, तो उसमें क्या कहते हैं, नकली कागजात बना के दे दिए, नकली सिग्नेचर कर दिए हैं। अब हमें हमारे पास 2 कागज हैं, दोनों पे सिग्नेचर है, और ये सामने वाला जो व्यक्ति है ये बोल रहा है ये तो हमने सिग्नेचर करा ही नहीं है, ठीक है, ये किसी और नहीं, ये किसी और का है, और सिग्नेचर दोनों सेम है। तो हमें क्या करना पड़ता है, एग्जामिनेशन करना पड़ता है हैंडराइटिंग का। तो हम हैंडराइटिंग का, हम इस डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन है, इसने बोला ये हमारा नहीं है, और एक और व्यक्ति वो बोल रहा है नहीं ये इसी का ही है ना, ये ए पर्सन जो है बोल रहा है ये मेरा नहीं है, ये बी बोल रहा है नहीं है इसी का ही है, तब ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो जब हम इस किसी डॉक्यूमेंट पर क्वेश्चन लगा दिया जाए, कंफ्यूजन हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और उसी का एग्जामिनेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। समझ में आ गया ये। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी फोरेंसिक के बारे में उन्हें कुछ नहीं आता है, उनको बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस में आपसे इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। आपको फोरेंसिक के बारे में मालूम होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजें आप पढ़ लेना। मेरे चैनल पर आपको जो है ऑलरेडी वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने डाले हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लेना। जनरल फोरेंसिक साइंस, टॉक्सिकोलॉजी, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट, इनके बारे में बेसिक सब कुछ पढ़ लेना। बहुत टफ बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, आपसे इजी ही पूछा जाता है। तो ये जो जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना, मेरे वीडियोस देख लेना। कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा अभी एक और पार्ट आएगा क्वेश्चंस का, तो वो भी मैं जल्दी ही रिलीज कर दूंगी, 1-2 दिन में जो है वीडियो आ जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे देखो, ये आपको मैंने यहाँ पे थंबनेल लगाए हुए हैं, आप इन वीडियोस को देख सकते हो। ये तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए है कि मैंने ऑटोप्सी के बारे में बताया है, क्राइम सीन मैनेजमेंट के बारे में बताया मैंने, इवन कुछ वीडियोज हैं जिसमें मैंने प्रैक्टिकल्स करके दिखाए हैं, प्रैक्टिकल्स वाले वीडियो भी देख लेना, और कुछ केस स्टडीज भी हमने किए हैं, तो 1-2 केस स्टडीज भी पढ़ लेना, तो आपको थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट आएगा, पता चलेगा कि कैसे होती हैं चीजें। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो भी अपडेट होता है वो आपको यहीं पे मिलता है। सो थैंक यू so much everyone, see you soon, bye bye, take care।